मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने एक कमेटी का गठन करवाया है। ये कमेटी मुख्यतः 4 बिंदुओं पर अपना वक्तव्य देगी। पहला, बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग के कैडर का पुनर्गठन। दूसरा, शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन। तीसरा, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। तथा चौथा, अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण। मित्रों, इस कमेटी में 4 सदस्य होंगे, जिसके सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। उसके सदस्य बनाए गए हैं राज्य परियोजना निदेशक, निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग। ये कमेटी 15 दिनों में अपना वक्तव्य सरकार को दे देगी और सरकार इन्हीं वक्तव्यों के आधार पर शिक्षा संवर्ग के जो पदाधिकारी हैं उनका गठन होगा। शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन, आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करने वाले हमारे शिक्षक अपने पोस्टिंग के लिए परेशान हैं, उनकी पोस्टिंग का रास्ता खुल जाएगा। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। ऐसे बहुत सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक आज दुनिया में नहीं रहे, उनके बच्चे विभाग में लगातार आवेदन दे रहे हैं कि उनकी नौकरी हो। सरकार अभी उस पर निर्णय नहीं ले पा रही है। वैसे तो निर्णय है कि अनुकंपा के आधार पर नियोजित शिक्षकों के वारिस को नियुक्त करना है, नौकरी देना है, पर एक कमेटी बन जाने के बाद उनके वक्तव्य पर निश्चित तौर पर यह रास्ता खुल जाएगा। चौथा, अवकाश तालिका। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि के पाठक साहब 2024 का जो एकेडमिक कैलेंडर बनाए थे, उसमें कई सारे हिंदू त्योहारों के अवकाश की कटौती कर दी गई थी। उस समय सरकार की भी किरकिरी हुई। खैर, उन्हें फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा ये शिक्षकों के लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे मकर संक्रांति, तीज, विश्वकर्मा पूजा, ज्योतिया, बहुत सारे पर्व, रक्षाबंधन, इस तरह के बहुत सारे पर्व थे जिसकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई। साथ ही साथ बकरीद और ईद, इस पर 3-3 दिन की छुट्टी दी गई थी। आप छुट्टी अलग से दें, उस पर कोई भी बात नहीं है, आप जितना दें अच्छी बात है। लेकिन जो हिंदुओं के मुख्य पर्व थे, आज तक छुट्टी मिलता रहा। अचानक एक आदेश से ये छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, एस सिद्धार्थ साहब, हमारे नए अपर मुख्य सचिव साहब ने बहुत अच्छा किया कि इस पर एक कमेटी बना दी। अब ये कमेटी निर्णय देंगी, उनके भी संज्ञान में आएगा कि पूर्व में छुट्टियां कौन कौन सी दी जाती थी, वे सभी छुट्टियां शायद अब लागू हो जाएं। मित्रों, मैं अपर मुख्य सचिव साहब और सरकार दोनों से एक बात कहना चाहूँगा कि सर, आप लोग जितने भी आदेश शिक्षकों पर दे रहे हैं, लाद रहे हैं, थोप रहे हैं, वे सभी के सभी शिक्षक मन लगाकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस काम को कर रहे हैं। आप भी इनकार नहीं कर सकते। समय सारणी में बदलाव हुआ, 6:30 की जगह 6 कर दिया गया, 9 बजे कर दिया गया, सुबह 4:30 की जगह 5 कर दिया गया, 1:30 बजे तक, सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक कर दिया गया। जितने भी समय सारणी आपने बदलाव किया, सभी में शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। अपर मुख्य सचिव साहब, आपका भी हम लोगों ने इंटरव्यू देखा, शिक्षकों ने देखा, शिक्षकों ने बहुत तारीफ़ की। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बच्चों के लिए आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। पर उनका कहना है कि हमारे बारे में भी सोचें, शिक्षकों की समस्याओं को भी सुनें, आप उनसे भी रूबरू हों। आप स्कूल गए, बच्चों से मुखातिब हुए, पर शिक्षकों से बात करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। आप शिक्षकों से पूछें कि भाई आपकी क्या समस्या है, आपकी भी कोई समस्या है? तो शिक्षक मात्र 2 समस्या बताएंगे, एक समय सारणी
और दूसरा अवकाश तालिका। आज सरकार या प्रमुख सचिव आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तारीफ हो रही है, पर ये दो बिंदु अवकाश तालिका और समय सारणी अगर शिक्षकों से पूछें तो वे अपनी व्यथा बताएंगी और बताएंगे। आप उनसे पूछिए एक बार। मैं देश के सारे यूट्यूबर से भी कहना चाहूँगा, पत्रकारों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सारे समाचार तो देते हैं, अपर मुख्य सचिव साहब से जो वार्ता हो रही है उस वार्ता में एक भी सवाल आपने शिक्षकों से जुड़ा हुआ नहीं पूछते हैं। वेतन तो मिल ही जाता है, देर से मिले सवेर से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल रहा है, लेकिन समय सारणी अवकाश तालिका पर कोई एक शब्द नहीं बोलता। मित्रों, अब जरूरत है इस पर बोलने की, क्योंकि शिक्षक सिर्फ दो बिंदु पर परेशान हैं। आप उनसे जितना काम लीजिए, कोई ऐसा काम है कि सरकार उन्हें देती हो और वो ना कहते हो। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हो रहा है तो शिक्षकों का हो रहा है। कोई पूछता नहीं है, बस एक लांछन लगा देता है, शिक्षक देर से आते हैं, शिक्षक काम नहीं करते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। अब देखिए, आपने ई शिक्षा कोर्स बनाया, शिक्षक गिरते पढ़ते बना रहे हैं, लेकिन आप उस दूर दराज के स्कूलों में जो शिक्षक पदस्थापित हैं उनकी भी तो व्यथा सुनिए कि वे क्यों नहीं बना रहे हैं। वहाँ नेट पहुँचा नहीं पहुँचा, बिना नेट खोले ऑनलाइन अटेंडेंस बन ही नहीं सकता है। आपको पहली बार नेट खोलना ही होगा, वहाँ नेट नहीं खुल पा रहा है। दूसरा, ऐसे बहुत सारे शिक्षिका हैं जिनका उम्र 55, 54, 60 के अंदर की हैं, उन्होंने कभी एंड्रॉयड फ़ोन देखा भी नहीं है। एंड्रॉयड फ़ोन चलाना उसके लिए मुश्किल भरा काम है, उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए, उन्हें एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध कराना चाहिए। अगर वे किसी कारण नहीं खरीद पा रहे हैं तो स्कूलों को टैबलेट दीजिए या मोबाइल फ़ोन दीजिए, वहाँ के प्रधानाध्यापक को ट्रेनिंग कराया जाए कि आप अपने स्कूल में जितने शिक्षक आते हैं, आने के साथ ही उनका अटेंडेंस ऐसे बनवाइए। निश्चित तौर पर एक स्कूल में एक काबिल शिक्षक तो हैं ही जो ये बता सकते हैं कि कैसे अटेंडेंस बनाया जाए। वे सभी माताएं बहनें जो 50 के ऊपर की हैं, उन्हें प्रधानाध्यापक के माध्यम से या आप अपने स्तर से किसी अधिकारी को भेज करके या कहीं बुला करके आप उन्हें इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस बनाने का ट्रेनिंग दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सरकार की ये पहल बहुत अच्छी है कि अब अवकाश तालिका को लेकर के सरकार एक निर्णय लेने जा रही है, छुट्टी होनी चाहिए। मान्यवर, केंद्रीय विद्यालय के आप स्कूलों का समय सारणी देख लें। केंद्रीय विद्यालय में 1 से 5 तक जो पढ़ाई होती है वो 220 दिनों तक ही होती है, कहीं 220, कभी 221 दिन पढ़ाई होती है। ठीक है, 45 घंटा प्रति सप्ताह पढ़ाना है, पर यह भी तो जोड़ा गया है कि 1 से 5 तक के बच्चों को 800 घंटा पढ़ाना है एक वर्ष में, और 6 से 8 वर्ष के बच्चों को 1000 घंटा पढ़ाना है। इस तरह देखा जाए तो बिहार के स्कूलों में लगभग 1600 साढ़े 1600 घंटे पढ़ाई हो रही है। जहाँ 800 पढ़ाना है वहाँ 1600, दुगना पढ़ाई हो रही है। सर, शिक्षक पढ़ाएंगे, वे नहीं भागेंगे, लेकिन आप बच्चों का ख्याल कीजिए कि एक साथ 8-8 घंटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहाँ तक उनके दिमाग में जाता होगा। ईमानदारी से आप सोचिए, इस देश के, इस राज्य के सभी बुद्धिजीवी इस बात को सोचें कि 1 से 5 वर्ष के 5 क्लास के बच्चे या 6 से 8 क्लास के बच्चों को 8-8 घंटे पढ़ाने से क्या उनके दिमाग में सारी बात बैठ जाएगी? उसमें दक्ष क्लास भी है। मित्रों, इस पर सरकार ध्यान दे। आप समय सारणी को थोड़ा घटाइए, जिससे बच्चों को भी दिमाग में सारी बातें आ सके। स्कूल के शिक्षक तो पढ़ाते हैं, फिर उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वे इधर उधर देखने लगते हैं। इसका कारण बच्चों को ज़्यादा समय तक स्कूल में रखना भी है। एक दूसरी बात, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं
उनकी डाटा को आप निकालिए, उनके माता पिता क्या करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये बच्चे किस परिवेश में रहते हैं, घर पर क्या पहनते हैं, स्कूल में क्या पहन के आते हैं, सारी चीज़ों को आप देखिए, उन गार्जियन से मिलिए कि आप क्या करते हैं। बच्चे का दिमाग 3 बजे के बाद अपने पिता पर चला जाता है कि मेरा पिता ठेला को ढोते हुए बाजार जा रहा होगा। ये बच्चे अपने पिता के ठेला पीछे से ठेलते हुए बाजार तक जाते हैं, वहाँ जा करके सब्जी या अन्य कोई भी पदार्थ बेचने का काम जो उसके पिता करते हैं उसमें सहयोग करते हैं। इस व्यथा को भी देखिए, इस दशा को देखिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 60% से ज़्यादा बच्चे अपने माता पिता के कार्यों में मदद करते हैं और 6 से 8 वर्ग के बच्चे 100%, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। किसी के बच्चे किराना दुकान में जाकर बैठ जाता है और 6 से 8 वर्ग के बच्चे तो कई हवाई ऑटो चला रहे हैं। पता नहीं उन्हें कैसे लाइसेंस मिला, नहीं मिला, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। आप पटना के किसी भी ऑटो स्टैंड पर चले जाइए, आप देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे ऑटो चला रहे हैं। इन पर भी ध्यान रखिए। बच्चे को थोड़ा कम पढ़ाइए पूरा, थोड़ा समय की उनको दे दीजिए, जिससे कि बच्चे अपना जो काम करते हैं, जीविका का काम करते हैं, उस पर भी वो ध्यान दे सकें। खैर मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद, मैं आपसे बार बार अनुरोध भी करता हूं, इस बार भी करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।